आइए आज हम बात करते हैं इंट्राक्रेनियल हेमोरेज की। ठीक है, तो इंट्राक्रेनियल हेमोरेज में हम बात करेंगे। देखिए दो टाइप के होते हैं इंट्राक्रेनियल हेमोरेज। एक देखिए इंट्रा एक्सियल और एक एक्स्ट्रा एक्सियल। ठीक है, तो इंट्रा एक्सियल क्या होते हैं, जो ब्रेन टिश्यू में है, ब्रेन पेरेन्काइमा में जो होते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रा एक्सियल। और एक्स्ट्रा एक्सियल जो ब्रेन पेरेन्काइमा के बाहर हो, इस लेयर में यानी बाहर की तरफ हो, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा एक्सियल बोलते हैं। तो इंट्रा एक्सियल में हमारा आ जाता है इंट्रा पेरेन्काइमल हेमोरेज, देखिए ये है। और एक्स्ट्रा एक्सियल में हमारे ये तीन आ जाते हैं, एपिड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा और सब अरेक्नाइड हेमोरेज। ठीक है, ये देखिए ये हेमाटोमा नहीं बल्कि हेमोरेज। अभी हम बताते हैं क्यों हेमोरेज है। ठीक है, बल्कि ये दोनों हेमाटोमा है और ये सिर्फ हेमोरेज है। और तीनों जो है ये एक्स्ट्रा एक्सियल है, देखिए यहाँ पे है। और उसके बाद हमको देखिए इंट्रा एक्सियल में सीटी फाइंडिंग की बात करें तो हेमोरेजिक कंट्यूजन देखने को मिलता है। और एक्स्ट्रा एक्सियल में बात करें तो देखिए हमको तीनों में अलग अलग देखने को मिलता है। एपिड्यूरल हेमाटोमा में अब देखिए यहाँ पे देखिए बाइकॉन्केव देखने को मिलता है, और यहाँ पे देखिए क्रिसेंट शेप देखने को मिलता है, और यहाँ पे देखिए लीनियर देखने को मिलता है। अभी हम बताते हैं, ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर दिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिड्यूरल हेमाटोमा की। ठीक है, तो एपिड्यूरल हेमाटोमा देखिए रैप्चर ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, तो ये एपिड्यूरल हेमाटोमा होता क्यों है, सबसे पहले बताया गया कि ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के रैप्चर की वजह से होता है। अच्छा, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी या इस पूरे को समझने के लिए हम एक बार इसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए ये हमने बना रखा है, ये देखिए हमारा स्कल है। ठीक है, ये स्कल हो गया। स्कल के बाद ये देखिए ये हमारी तीन मेनिंजीज है। ये देखिए ये ड्यूरा मैटर है, और ये देखिए ये एरकनाइड मैटर है, और ये पाया मैटर है। ठीक है, तो ये तीन हमारी हो गई मेनिंजीज। और मेनिंजीज में ये देखिए ड्यूरा मैटर और स्कल के बीच में यहाँ पे देखिए हमारी मेनिंजियल आर्टरी प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। ठीक, तो एपिड्यूरल स्पेस में हमारी मेनिंजियल आर्टरी प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ड्यूरा मैटर जो होती है ना, इसमें दो लेयर होती हैं। एक जो बिल्कुल स्कल से चिपकी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं पेरी ऑस्टियल लेयर। और दूसरी देखिए ये जो है, ये देखिए इसको हम बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी रहती है, कहीं कहीं पे गैप होता है। ठीक है, वही उसी को हम बोलते हैं ड्यूरल वेनस साइनस। ये देखिए यहाँ पे हम बता दिए। ठीक, ये चीज़ हुई। और ये ड्यूरा मैटर के नीचे हम जब देखेंगे और अरेक्नाइड मैटर के बीच में यहाँ पे एक स्पेस होता है, इस स्पेस को हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, तो सब ड्यूरल स्पेस ये हो गया। और अरेक्नाइड मैटर के नीचे जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं सब अरेक्नाइड स्पेस। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मेनली क्या है कि ये ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा मैटर के ऊपर वाला जो स्पेस है इसको हम बोले एपिड्यूरल स्पेस, और ड्यूरा मैटर के नीचे वाला जो स्पेस है इसको बोलते हैं हम सब ड्यूरल स्पेस। और अरेक्नाइड मैटर है, अरेक्नाइड मैटर के नीचे जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं सब अरेक्नाइड स्पेस। और ये देखिए पाया मैटर है, और ये पाया मैटर बिल्कुल ब्रेन पेरेन्काइमा से चिपका हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होता है। ठीक, तो ये हम तीन लेयर बात कर लिए, ड्यूरा, अरेक्नाइड और पाया। और ड्यूरा के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं, और ड्यूरा के नीचे जो लेयर होती है उसको हम सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं, और अरेक्नाइड के नीचे जो स्पेस होती है इसको हम सब अरेक्नाइड स्पेस बोलते हैं। अब देखिए एपिड्यूरल स्पेस में हमारी मेनिंजियल आर्टरी प्रेजेंट होती हैं, और सब ड्यूरल स्पेस में ब्रिजिंग वेन प्रेजेंट होती हैं, और सब अरेक्नाइड स्पेस में सीएसएफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब यहीं से हमारा रिलेशन है। ये देखिए ये हम बात कर रहे हैं एपिड्यूरल हेमाटोमा की, यानी देखिए ये जो एपिड्यूरल स्पेस है ना, यहीं पे हमको हेमाटोमा देखने को मिलेगा। ठीक, तो देखिए एपिड्यूरल स्पेस में हमारी मेनिंजियल आर्टरी होती हैं, और ये मेनिंजियल आर्टरी ही रप्चर हो जाती हैं, और ये मेनिंजियल आर्टरी ये ब्रांच होती हैं मैक्सिलरी आर्टरी की। ठीक है, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया। बस ये मैक्सिलरी आर्टरी मेनिंजियल आर्टरी का फॉर्मेशन करती हैं, और ये मेनिंजियल आर्टरी का ही रप्चर हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं एपिड्यूरल हेमाटोमा। ब्लड एक्युमुलेट हो जाता है, ब्लड जब कहीं एक्युमुलेट हो जाता है ना उसको हम बोलते हैं हेमाटोमा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपिड्यूरल स्पेस में जब ब्लड एक्युमुलेट हुआ तो इसको बोले एपिड्यूरल हेमाटोमा। ठीक, तो ये देखिए एपिड्यूरल हेमाटोमा क्या है कि रप्चर ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, तो ये मेनिंजियल आर्टरी जो है यहाँ पे मिडिल मेनिंजियल आर्टरी ये रप्चर होगी। ठीक, और ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी ये देखिए बताएगा ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, तो मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। और फिर उसके बाद फिर कॉज बताया गया, कॉज क्या है, तो देखिए ऑफन सेकेंडरी टू स्कल फ्रैक्चर। तो ये जो कॉज इसका है कि स्कल फ्रैक्चर की वजह से हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए स्कल फ्रैक्चर हुआ, और स्कल से बिल्कुल ये चिपकी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि ये ड्यूरा मैटर और स्कल के बीच में होती है, तो स्कल से चिपकी होती है, स्कल का फ्रैक्चर होगा तो फौरन जो है ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हो जाएंगी। ठीक, तो ये इसका कॉज बता दिया गया। और उसके बाद फिर देखिए इन्वॉल्विंग द टिरोइन। तो टिरोइन जो होता है यहाँ पे साइड में ये थिनेस्ट पार्ट ऑफ द स्कल होता है। ठीक है, थिनेस्ट पार्ट ऑफ द लेटरल स्कल, और सबसे ज्यादा फ्रैक्चर का चांस यहीं पे होता है, तो इसी वजह से बताया गया कि इन्वॉल्विंग द टिरोइन। ठीक है, टिरोइन को ये मोस्टली इन्वॉल्व करता है, लेकिन क्योंकि ये सबसे थिनेस्ट एरिया ऑफ द लेटरल स्कल होता है, इस वजह से सबसे ज्यादा स्कल फ्रैक्चर का चांस यहाँ होता है, इस वजह से सबसे ज्यादा हमको यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर की वजह से एपिड्यूरल हेमाटोमा देखने को मिलता है। ठीक, तो ये चीज़ हुई। अब इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि माइट प्रेजेंट विद ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हमको देखने को मिलेगा। ठीक,
तो ये चीज़ होगी ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद फिर रिकवरी देखने को मिलेगी, फिर रैपिड डिटोरेशन ड्यू टू हिमेटोमा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको हम ल्यूसिड इंटरवल बोलते हैं। यानी पेशेंट जो होगा ये कुछ देर के लिए कॉन्शियसनेस इसका लॉस हो जाएगा, फिर रिकवरी हो जाएगी, फिर क्या होगा, अचानक फिर वो कोमा में चले जाएगा। तो ये इसको हम बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल, ठीक है। कि कॉन्शियसनेस लॉस होने के बाद फिर रिकवरी हो जाना, फिर कॉन्शियसनेस लॉस हो जाना, इस तरह से चीज़ को ल्यूसिड इंटरवल बोलते हैं। और ये ल्यूसिड इंटरवल क्लासिकल फाइंडिंग है एपिड्यूरल हिमेटोमा की, ठीक है। क्वेश्चन में हमको ल्यूसिड इंटरवल कहीं दिख रहा है तो फौरन हमको सस्पेक्ट कर लेना कि ये एपिड्यूरल हिमेटोमा की बात की जा रही है। तो ये चीज़ हुई। और इसी ल्यूसिड इंटरवल को टेक एंड डाई सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रैपिड डिटोरेशन, अचानक बहुत तेज जो होगा कि जो फंक्शन था सब खत्म हो जाएगा। तो रैपिड डिटोरेशन देखने को मिल रहा है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं टॉक एंड डाई सिंड्रोम। पेशेंट बात करते करते अचानक मर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और इसका कॉज क्या बताएगा? क्योंकि हिमेटोमा जो होगा इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो हिमेटोमा जो यहाँ पे है इसका एक्सपेंशन होने की वजह से ये फौरन जो है डाई कर जाएगा पेशेंट। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए आगे क्या बताया गया कि स्काल्प हिमेटोमा एरोज इन ए एंड रैपिड इंट्राक्रैनियल एक्सपेंशन अंडर सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे जो है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टेरियल प्रेशर है, यानी पता चला प्रेशर हाई होगा। तो उसी वजह से क्या होगा, स्काल्प हिमेटोमा एंड रैपिड इंट्राक्रैनियल एक्सपेंशन। तो स्काल्प में हमको हिमेटोमा देखने को मिलेगा। ये देखिए हिमेटोमा स्काल्प में देखने को मिला, ठीक है। तो स्काल्प में हिमेटोमा देखने को मिला और ये रैपिड इसका एक्सपेंशन होगा। रैपिड क्यों एक्सपेंशन होगा? क्योंकि आर्टेरियल है, इस वजह से इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यही यहाँ पे बताया गया कि स्काल्प हिमेटोमा एंड रैपिड इंट्राक्रेनियल एक्सपेंशन। तो रैपिड इंट्राक्रेनियल एक्सपेंशन होगा प्रेशर का अंडर सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर। तो सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांजिशनल हर्निएशन। तो ट्रांजिशनल हर्निएशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके अलावा क्या, थर्ड क्रेनियल नर्व की पाल्सी हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो थर्ड क्रेनियल नर्व की पाल्सी, यहाँ से थर्ड क्रेनियल नर्व जो होती है ये ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये कंप्रेस होती है, इस वजह से हमको थर्ड क्रेनियल नर्व का पाल्सी देखने को मिलता है। ये भी एपिड्यूरल हिमेटोमा का क्लासिकल फाइंडिंग है, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर सिटी फाइंडिंग की बात की गई। तो देखिए हम शुरू में ही बताए थे कि यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स या लेंटिफॉर्म हाइपर डेंस ब्लड कलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बाई कॉन्वेक्स है, देखिए ये देखिए, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स है। और हाइपर डेंस, हाइपर डेंस का मतलब क्या होता है कि हाइपर डेंस यानी यहाँ पे जो टिश्यू है ना ये हाइपर डेंस है। और जो हाइपर डेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया और क्लॉट हाइपर डेंस होता है। तो जब हम सिटी करते हैं ना तो सिटी एक तरह से मॉडिफाइड एक्सरे है। तो यहाँ पे जो रेज होती है ना एक्सरे की या सिटी की रेज, आप मान लें अभी थोड़ी देर के लिए, ये अच्छे से क्रॉस नहीं हो पाती है, इस वजह से यहाँ पे ये हमको व्हाइट अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हाइपर डेंस एरिया होता है, इस वजह से ये व्हाइट अपीयरेंस देखने को मिलता है। और ये बाई कॉन्वेक्स होता है। क्यों बाई कॉन्वेक्स होता है? क्योंकि ये जो होती है ना, हम दिखाएं, ये ड्यूरा मैटर ये स्कल से बिल्कुल चिपका होता है, स्कल से बिल्कुल चिपका होता है, बहुत कम गैप होता है, ठीक है। तो जो स्विचर होता है ना यहाँ पे स्विचर, तो स्विचर पे एकदम से और चिपका रहता है, तो स्विचर को ये क्रॉस नहीं कर पाता। और जब स्विचर को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे देखिए, अब जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये स्विचर को भी क्रॉस नहीं कर सकता, इस वजह से ये इस तरफ अंदर भी बढ़ेगा, ठीक है। इस तरफ अंदर बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्विचर को क्रॉस नहीं कर सकता, इस वजह से हमको बाई कॉन्वेक्स देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हुई, नॉट क्रॉसिंग स्विचर लाइन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हमारा हो गया एपिड्यूरल हिमेटोमा। तो एपिड्यूरल हिमेटोमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ल्यूसिड इंटरवल का क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का की पॉइंट देखने को मिलेगा, थर्ड क्रेनियल पाल्सी और डू नॉट क्रॉस फ्यूचर लाइन, ये चीज़ हुई। और बाई कॉन्वेक्स या लेंटिफॉर्म हमको सिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके की पॉइंट्स हो गए। तो हमारा एपिड्यूरल हिमेटोमा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं सब ड्यूरल हिमेटोमा की।